हमारे देश में सदियों से बिजनेस माइंडसेट और पोटेंशियल रहा है। फिर वो टाटा रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज हो या आपके घर के पास वाली राशन की दुकान, हमारे आसपास हर जगह कोई ना कोई बिजनेस जरूर चल रहा है। पर इसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया इंटरनेट आने के बाद, जब टेक्नोलॉजी की मदद से बिजनेस बनाए जाने लगे और शुरू हुआ इंडिया में स्टार्टअप कल्चर। हमारा देश 90s में फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहा था और हमारे पास स्टार्टअप तो दूर की बात थी, कुछ गिने चुने बड़े बिजनेसेस थे। अब वो दिन है और आज का दिन है। आज हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो चलिए इस जर्नी को समझते हैं। अब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में। उसके पहले तो फॉरेन कंपनीज का इंडिया में आना और इंडियन कंपनीज का बाहर एक्सपोर्ट करना काफी डिफिकल्ट था। पर ग्लोबली .com एरा तो शुरू हो गया था। सिलिकॉन वैली में गूगल, अमेजॉन, इन सब के फाउंडेशंस हो चुके थे और ये मार्केट में बड़े हो रहे थे। इंडिया में इसकी शुरुआत थोड़ी देर से हुई, लेकिन जब हुई तो बहुत बड़ी थी। टेक जायंट्स जैसे इन्फोसिस, विप्रो, TCS, इन सब ने अपना मार्केट IT सेक्टर में एक्सपैंड किया। पर अभी भी इंडिया में ज्यादा बिजनेस मॉडल्स नहीं थे कंपेयर टू USA, जहां बड़े बड़े स्टार्टअप्स जैसे फेसबुक, अमेजॉन, उबर सब ने मार्केट में अपना नाम जमाना शुरू कर लिया था। अब कई लोगों ने अब्रॉड में यूज हो रहे मॉडल्स को इंडिया में रेप्लिकेट करने की कोशिश की, जिनमें से कुछ नाम थे फ्लिपकार्ट, इनमोबी और ओला कैब्स। और धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी। पर ज्यादा नई कंपनीज थी नहीं और ग्रोथ था पर लिमिटेड। यूपीए गवर्नमेंट ने भी कई स्कीम्स लाई, जैसे कि नेशनल इनोवेशन काउंसिल 2010 में, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 में। पर ये सारी बहुत ब्रॉड थी और स्टार्टअप स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी नहीं थी। 2015 के इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में PM मोदी ने नारा दिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। भारत सरकार स्टार्टअप्स को लेके काफी सीरियस हो गई थी और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेकर आई, स्टार्टअप इंडिया, जिसका मेन एम था इंडिया में बिजनेसेस खोलने को आसान बनाना। सिंप्लीफाइड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाया गया, जिससे आप खुद एक दिन में ही फोन से स्टार्टअप रजिस्टर कर सकते थे। स्टार्टअप इंडिया के थ्रू सरकार ने बिजनेसेस की मेन प्रॉब्लम फंडिंग को सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए फंडिंग बहुत जरूरी होती है, इसलिए सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ की फंडिंग अलॉट करी। सेबी में रजिस्टर्ड फंड्स के थ्रू एलिजिबल स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। साथ ही सरकार ने स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में रजिस्टर हुए स्टार्टअप्स के लिए 3 साल का टैक्स हॉलिडे भी डिक्लेयर किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसके थ्रू अगर कोई स्टार्टअप फेल हो जाता है तो उसके क्लोजर को भी बहुत इजी कर दिया गया, ताकि फाउंडर दोबारा से कोशिश कर सके। अब देखा जाए तो सरकार ने स्टार्टअप को रजिस्टर करना आसान कर दिया, फंडिंग के लिए पैसे भी देना शुरू कर दिया। अगर स्टार्टअप चल गया तो उसे टैक्स एग्जेम्पशंस दिए गए और अगर ना चला तो क्लोजर में भी हेल्प की। पर यह सब करने के पीछे भी कुछ कारण है। हम दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन है, जिसमें मेजॉरिटी यूथ है, जिनका सबसे बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं किया जा सकता है। एक इकोसिस्टम जहां नए बिजनेसेस आए और जॉब्स क्रिएट करे, ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए स्टार्टअप कल्चर को इतना सपोर्ट करना शुरू किया गया। इस सब के साथ साथ 2 और इंसिडेंट्स हुए, जिसकी वजह से इंडिया में स्टार्टअप्स का नंबर एक्सप्लोड कर गया। पहला था डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जिसके अंडर सरकार ने गवर्नमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन शिफ्ट करना शुरू किया। और साथ ही बिगेस्ट गेम चेंजर साबित हुआ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI, जिसके साथ डिजिटल पेमेंट्स सिक्योरली और फ्री ऑफ कॉस्ट होने लगे। और दूसरा था एक प्राइवेट कंपनी जियो, जिसने हर इंडियन को फ्री में इंटरनेट देना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंडिया में डेटा प्लान्स पूरी दुनिया में लोएस्ट रेट पर आ गए। अब तक स्टार्टअप्स के पास सरकार की तरफ से काफ़ी हेल्प थी और भारत में हर जगह इंटरनेट पहुंचने लगा, तो सडनली स्टार्टअप मार्केट एक्सपैंड हो गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस जो Tier 2 और 3 सिटीज में था, उसके पास इंटरनेट आ गया था। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्टअप कल्चर को इतना ज्यादा पुश मिल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट्स भी पीछे कहाँ हटने वाली थी। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लाई कर्नाटका स्टार्टअप पॉलिसी 2015, जिसमें सीड फंड, टैक्स के रिइंबर्समेंट और इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया गया, जिसके अंडर नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट और गाइडेंस दिया जाता था ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी मुंबई में फिनटेक हब बनाया। साथ ही तेलंगाना गवर्नमेंट हैदराबाद में IT हब बनाया, जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंक्यूबेटर्स बन गया। इस सब में की रोल प्ले किया अटल इनोवेशन मिशन ने। इसके अंडर अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, जिन्हें यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लाया गया, ताकि ग्रास रूट से ही इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिल सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप को भी बढ़ाने के लिए सरकार ने FDI के नॉर्म्स को ई-कॉमर्स,
फिनटेक और फूड टेक सबके लिए लिबरलाइज कर दिया। साथ ही 2021 में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को डायरेक्ट सीड ग्रांट अप टू 50 लाख भी देना शुरू कर दिया। अब जब ये सारे ग्रांट्स, रिफॉर्म्स, बेनिफिट्स लाए गए हो तो रिजल्ट्स तो आना ही था। पहले हमारे पास लिमिटेड यूनिकॉर्न्स थे। यूनिकॉर्न का मतलब एक कंपनी जो प्राइवेटली ओन्ड हो और जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा हो। पहले फ्लिपकार्ट, इनमोबी, स्नैपडील जैसे गिनी चुनी यूनिकॉर्न्स थी, लेकिन आज इंडिया के पास 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स है, जैसे स्विगी, ओला, जोमैटो, फोन पे, नाइका और भी बहुत सारे। और अगर चीजें इसी रफ्तार से चलती रही तो दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकता है। जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना ही हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और जहां का युवा लायक बन जाए उस देश को कौन ही रोक सकता है।